हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में एसएससी एचएसएल 2019 में पूछे गए ज्योमेट्री के टॉप क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और देखेंगे किस तरह से उन्हें सोल्व किया जा सकता है कम से कम टाइम में। ठीक है, तो एक तरह से आप रिवीजन सेशन के तौर पे भी इसे ले सकते हो अगर आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हो। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए करने। और स्टार्टिंग में थोड़ा लेवल ठीक है क्वेश्चंस का, धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते हल्के से क्वेश्चंस थोड़े से डाउन भी हो जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कंसेप्ट्स के लिए हैं तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 3-4 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी भी हैं जो आपको हो सकता है ना कर पाओ अगर सारी चीज़ें पढ़ रखी है तब भी। राइट, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझना। लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आने वाले टाइम में सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी पूरी तैयारी अकेडमी से कर सकते हो। रेफरल कोड याद रखना है RB10, जिससे कि सभी प्लान्स के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए अकेडमी पे। ठीक है, आप एसएससी एग्जाम्स, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो अकेडमी से तो RB10 कोड इज एप्लीकेबल, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सभी प्लान्स के ऊपर। और मेरी अनअकैडमी प्लस पे 70 से ज़्यादा फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। उन सभी क्लासेस से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स के कंपाइलेशंस वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो सारी वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉलो कर लेना। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी आपको कोड लगाना पड़ेगा और डेट यू नीड टू यूज RB10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरी कुछ और स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं, जैसे 1 दिसंबर को ज्योमेट्री को के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे पिछले 2-3 सालों में जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ फिर 1-2 दिसंबर को क्लास होगी जिसमें CGL 2019 टीयर 2 के ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे। फिर एक बार एक क्लास होने वाली है जिसमें कंप्लीट पॉलीगन चैप्टर, भूत चैप्टर आपको पूरा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, क्लास का टाइमिंग वही रहेगा 6 बजे। और एक 4 दिसंबर को भी क्लास है, स्पेशल क्लास, दैट इज ऑल्सो फ्री क्लास, जिसमें अलजेब्रा के टॉप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस आप देख सकते हो अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हो। बाकी एक अल्टीमेट बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इसमें मैं मेंसुरेशन वाला पार्ट कराऊंगा, ज्योमेट्री वाला ऑलरेडी चल रहा है, वो खत्म होते ही फिर यहाँ पे इस बैच में मेंसुरेशन से स्टार्ट होगा। तो वो आप एनरोल कर सकते हो इस बैच में और अपनी तैयारी यहाँ से भी कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। एक बार आपने प्लान ले लिया तो सभी एजुकेटर्स के सारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको। तो इंडिविजुअल कोर्सेज से भी आप तैयारी कर सकते हो। अपने हर सब्जेक्ट के एक एक बैच टीचर चुना और उनसे अपनी पूरी तैयारी कर ली बेसिक से एंड तक। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द पर्क्स जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। रेफरल कोड मैंने बताया आपको RB10 अप्लाई करना है, जिससे कि जो भी प्लान है उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। राइट, और शायद जल्द ही प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर तैयारी करने का प्लान है ही और पूरी तैयारी एक ही जगह से करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल जाए तो अनअकैडमी से भी कर सकते हो आप। राइट, रेफरल कोड इज RBE10। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। एक का सर्कल का रेडियस है मेरे पास 13 और एक का है 5। ठीक, तो मैंने कहा 2 कंसेंट्रिक सर्कल कुछ ऐसे रहे होंगे। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो। राइट, तो छोटा सर्कल है कुछ ऐसा रहा होगा, बड़ा सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा। हमें बताना है उस कोड की लेंथ बता दो बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही हो। राइट, तो मैंने क्या करा, बड़े सर्कल की एक कोड बनाई जो कि छोटे सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है। हमें इसकी लेंथ बतानी है। अच्छा एक चीज बताओ, छोटे सर्कल का रेडियस कितना दे रखा था मुझे, 5 दे रखा था। अगर बड़े सर्कल के रेडियस की बात करूं, बड़े सर्कल का रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। अगर ये टेंजेंट है, जो बड़े सर्कल की कोड छोटे सर्कल को टच कर रही है तो टेंजेंट होगी, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर मैं इस सेंटर को देखूं, क्या ये बड़े सर्कल का भी सेंटर है? और अगर हम बात करेंगे बड़े सर्कल की, मेरे पास कोड है और ये सेंटर है। सेंटर से कोड तक की दूरी ये रेडियस के बराबर, दैट इज 5 के बराबर। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर भी है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कोड है ना वो 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाती है अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। तो मतलब ये वाली लेंथ x होगी तो ये वाली लेंथ भी x होगी। ठीक, अच्छा अगर मेरे पास ये 5 है, ये 13 है, क्या मैं ये वाली लेंथ बता सकता हूँ ये वाली लेंथ कितनी होगी? आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हो जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। वैसे भी आपको पता होता है 13 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 12 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 12, तो ये वाली दूरी भी 12 रहेगी और मेरे पास क्या हो जाएगा, कोड की लेंथ हो जाएगी 12 जमा 12 24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं, 11 12 13। हमें बताना है एरिया क्या होगा। सिंपल हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड दे रखी हैं। आप कहोगे सर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों का सम भाग दो। तीनों का सम करूंगा, आप देखोगे 11 12 13 चल रहा है, तो 12 को कॉमन लेके 12 इंटू 3 36 मेरा सम हो जाएगा। और इसमें भाग दे दूंगा 2 से, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 18। एरिया क्या होता है, एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एरिया की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 18। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 18 में से 11 को घटाया तो 7, 18 में से 12 को घटाया तो 6 और 18 में से 13 को घटाया तो 5। हमें बताना है क्या मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं चारों ऑप्शंस को भी ध्यान से देखूं, क्या यहाँ पे 5 का मल्टीपल कोई मुझे दिख रहा है? सिर्फ एक ही है 5 का मल्टीपल और इधर कहीं भी 5 नहीं है। तो जो मेरा ऑप्शन होगा मैं ये चेक कर सकता हूँ कि जो रूट के अंदर वैल्यू बचेगी वो 5 का मल्टीपल होगा और ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा दिख रहा है, यही मेरा आंसर बन सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वरना आप रूट से बाहर देख लेते कि कौन सी वैल्यू बनेगी। आपने जैसे देखा ये 18 है, 18 से रूट से बाहर 18 होता है 9 × 2, रूट से बाहर निकालूंगा 9 का कितना लिखेगा 3। तो मैं कह सकता था जो मेरा आंसर होगा रूट के बाहर वाली वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी, तो 15 और इसमें हम कंफ्यूज हो सकते थे, राइट। उसके बाद और भी चीजें चेक कर सकते थे, यहाँ पे 2 था, 2 यहाँ से भी मिलेगा मुझे, तो 2 और बाहर जाएगा, तो रूट के बाहर वाली वैल्यू 2 का भी मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट बनेगा हर तरीके से, जैसे मर्जी आप कर लो। तो आंसर हो जाएगा मेरा 6√105। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, जो ये फिगर दे रखी है ना, इसमें AC ये वाली लेंथ पैरेलल दे रखी है DE लेंथ के। एंगल CA भी 38 डिग्री का दे रखा है, मतलब ये वाला 2A वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये 38 डिग्री के बराबर दे रखी है, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है एंगल ABC ये वाले एंगल की प्लस एंगल B प्लस 5 इंटू एंगल CBD। ये वाले एंगल को मैं मान लेता हूं फिलहाल थीटा। CBD मतलब A की वैल्यू, राइट। तो ये 5A, इसकी वैल्यू हमें बतानी है एंगल ABC प्लस एंगल 5A टू एंगल CBD। अच्छा, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में रह ही क्या गया। अगर ये मेरे पास 38 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 2A था, ये A दे रखा है हमें, तो ये 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ABC यही है ना, तो ये वाली वैल्यू एंगल B की वैल्यू हमें दे रखी है क्या कुछ, ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी। तो 5A की वैल्यू तो आ गई 5 × 19। अब मुझे B की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की अगर पैरेलल दे रखी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोबारा लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, दो पैरेलल लाइन होती है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है ना, ऐसे ही है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। क्या मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूँ अब इस ट्राइंगल में? तीनों एंगल्स का योग मेरे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से घटा दूंगा मैं इन दोनों का योग, 38 जमा 19, ये हो जाएगा 57। 57 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 123 आ जाएगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू आ गई 123। 123 प्लस 19 × 5 95 जमा 123, तो ये 218 आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, देख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या रहा है मेरे पास, इस फिगर के अंदर है AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल CAB का। तो ये वाली लेंथ जो है AD, ये इस वाली लेंथ का एंगल बाइसेक्टर है CAB एंगल का। अगर मैं बात करूं BD एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल CBC CBF, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है एंगल ये BD, राइट। एंगल C हमें दे रखा है कितना, 34 डिग्री। ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला एंगल हम डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर ये 34 डिग्री है तो ये वाला एंगल होता है 34/2। ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, SSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये हो जाएगा 17 डिग्री। अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊं तो दोबारा एक नई फिगर बना लेता हूँ, क्वेश्चन ही समझ लेते हैं, पूरा थ्योरम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ये एज इट इज नाम यही दे देता हूँ CAB, ठीक। अब मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो मैंने कहा अगर ये वाला एंगल में क्या होगा मेरे पास, स्मॉल a होगा, तो ये वाला एंगल भी स्मॉल a हो जाएगा। ऐसे ही अब मेरे पास ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। इस वाले एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा और वो इस पॉइंट पे जाके मिल गए, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे नाम दिया था D और ये वाला पॉइंट दिया था F, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये थीटा है, ये A है, ये A है, क्या ये पूरा एंगल बता सकता हूँ मैं, ये पूरा एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर ये तो एक्सटीरियर एंगल है, ये तो थीटा प्लस A/2 होगा या नहीं होगा, सॉरी थीटा प्लस 2A होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा था, तो क्या ये वाला एंगल बता सकता हूँ, ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर ये पूरा एंगल थीटा प्लस 2A था, ये हो जाएगा थीटा प्लस 2A भाग 2 और ये हो जाएगा θ/2 प्लस A। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की।
क्या ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का योग मेरे पास θ/2 प्लस ए होगा? बिल्कुल। अगर ये वाला एंगल ए है तो इसमें क्या जोड़ रहा हूं मैं, θ/2 को जोड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल θ/2 रहा होगा, तभी तो ये वाला एंगल θ/2 प्लस ए आएगा, क्योंकि एक ये है, ये इसका और इसका सम इतना आएगा। तो कह सकता हूं ये वाला एंगल हो गया θ/2। ये 34 था तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 34/2 17। क्लियर हो गया? चले आगे। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस फिगर के अंदर एंगल एबीसी हमें 95 दे रखा है, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 95 डिग्री। आगे कहता है एफईडी हमें 115 दे रखा है, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 115 डिग्री। हमसे वैल्यू पूछी गई है एंगल एपीसी की, ये वाले वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। अच्छा, क्या इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर हम बात करें सर्कल को, जब भी आप देखोगे इसमें काफ़ी सारे एंगल्स को लेके प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दूं इसमें। अगर मैंने इस वाले लाइन को यहाँ से जोड़ दिया तो आप कह सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, बन गया ये क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने उसके अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इन दोनों का 180 डिग्री। सिमिलरली इसका और इसका सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कहा अगर ये 95 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 95 को घटा दो और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 85 डिग्री। सिमिलरली अब मैं दूसरे पेन पर ले लेता हूं, आप ये वाला देखोगे फिगर, ये वाली वैल्यू 115 डिग्री है, क्या मैं ये वाली वैल्यू बता सकता हूँ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप कहोगे सर ये 180 माइनस 115 और ये हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री। ये वाली वैल्यू 65 आ गई, ये वाली वैल्यू मेरे पास 85 आ गई। मुझे कौन सी वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है, ADC APC। तो ये वाली वैल्यू क्या एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल होगा। तो आप कहोगे सर ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 85 जमा 65 के, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन ये? अब यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करी थी इस ट्राइंगल में, आप चाहते तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेते तब भी सेम रिजल्ट आता। ये 95 था तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाता, अगेन ये वाला एंगल मेरे पास हो जाता 85 डिग्री। ये वाला एंगल पूछते हैं तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाता है, 115 है, तो ये मेरे पास 65 डिग्री हो जाता, तब भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन जाता। ठीक है, तो कुछ भी हमसे पूछे ये वाला निकालते तो 180 डिग्री लगा के पूछ लेते, ये निकालते तब भी बता सकते थे। सारी चीज़ें निकालनी हमारे लिए पॉसिबल थी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखी है एंगल ACB, ये वाला एंगल प्लस एंगल BAC, ये वाला एंगल, इन दोनों का योग मुझे 80 डिग्री दे रखा है। ठीक, एंगल BDE हमें 35 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल हमें 35 डिग्री दे रखा है, एंगल BCE हमें ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है एंगल CED की वैल्यू क्या होगी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करके बताना है कि ये एंगल क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका और इस वाले एंगल का योग कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। क्या अगर इन दोनों का योग 80 है, ये वाला एंगल भी 80 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये 80, ये 35, ये मेरे पास 45, क्या मैं ये वाला एंगल बता सकता हूँ? आप चाहो तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मान के इसे कर लो कि बाकी तीनों एंगल्स का योग इसके बराबर हो जाएगा, वरना दूसरा तरीका देख लो। क्या मैं कह सकता हूँ इस फिगर को देखोगे, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? अगर इस वाले एंगल को मैं x मान लूं तो क्या होगा आपके पास, x प्लस 45 प्लस 80 प्लस 35। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होगा। अगर मैं इस वाले एंगल, जो मुझे एंगल CED निकालना है, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल x को ज्वाइन कर दूं, ये भी 360 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे दोनों को कंपेयर करके जो CED है वो इन तीनों के सम के बराबर है? तो एंगल CED मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, 45 जमा 80 जमा 35। दिस विल गिव मी 160, ओनली 160 विल बी माई आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मेरे पास ऐसा बन जाए, से ऐसी फिगर आपको कोई भी देता है एग्जाम में,
आपको अगर ये वाला एंगल निकालना है ना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। या अगर मैं बात करूं मुझे यही फिगर दे दे, चलो मुझसे पूछ ले ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये किसके बराबर होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलें आगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है हमें 25, 39 और 34 यूनिट। एक स्क्वायर है जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से 21 ज्यादा है। हमें बताना है उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। कोई भी स्क्वायर होगा, मैं कहूंगा उसकी साइड अगर ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है जो एरिया है ना इसका स्क्वायर का, वो क्या है, 21 यूनिट ज्यादा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं कह सकता हूँ ये एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 21 ये होगा। अगर मुझे बताना है इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कहोगे सर ए हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 21 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे तीनों साइड दे रखे हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे ये 25 है, ये मेरे पास 39 है, ये 64 हो गया, 64 और 34 करेंगे तो मेरे पास 98, और 98 भाग 2 दे दूंगा सेमी पेरीमीटर के लिए, तो आ गया 49। अगर मैं बात करूं एरिया के, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 प्लस अंडर रूट 49। 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24, 49 में से 39 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 49 में से मैं 34 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 15। एक तरीका तो ये होगा मैं इसे पूरे को सोल्व कर लूँ, वरना आप यहाँ पे कहोगे सर ए हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 21, 49 में से 7 बाहर निकाल लिया, और इंटू में 24 इंटू 10 इंटू 15। अच्छा, ए की वैल्यू क्या रूट में कुछ दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखे हैं ए की, राइट। अब यहाँ पे 21 को भी आप स्प्लिट करोगे तो 7 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 कॉमन आ रहा है। मैं इसे लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू अंडर रूट 7 3 प्लस अंडर रूट 24 इंटू 10 इंटू 15। तो जो मेरा आंसर होगा मैं कहूँगा ये रूट में 7 है, अगर यहाँ पे अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा, तभी ये रूट खत्म होगा, वरना रूट बचा रहेगा मेरे पास, फाइनली रूट 7 बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं 7 मिलेगा और ए की वैल्यू 7 का मल्टीपल होगी, और ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही 7 से कट रहा है। ये तरीका हमारे दिमाग में आ गया, ठीक है, वरना बेसिक से तो सोल्व करेंगे तो निकाल ही लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा रूट 7, और ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से 5 5 बाहर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 5 बाहर आया, 10 और 15 से 2 और 3 6 बचा, 6 यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से 2 बचेगा, ये आएगा मेरे पास, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू में 5 6 30 दूनी 60 और 3 63। यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो 63 से 7 बाहर निकलेगा और 9 बचेगा अंदर, तो 3 बाहर और आ जाएगा 21। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, हमने क्या करा है कि स्फेयर को डाल दिया क्यूब के अंदर। तो क्यूब हमारे पास एक 3D फिगर होती है, फिलहाल मैं बना देता हूँ। क्यूब ऐसा होता है कुछ, इसके अंदर स्फेयर डालेंगे तो पूरे को टच करेगा, सब कुछ जगहों को टच करता हो जाएगा, कुछ इस तरह से, राइट। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, मैं इसी फिगर को अगर फ्रंट व्यू में बनाता हूँ तो आप कहोगे सर सामने से देखने पे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक डब्बा सा क्यूब क्या दिखेगा मुझे, एक स्क्वायर दिखेगा और उसके अंदर एक सर्कल दिखेगा, स्फेयर, राइट। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर इसे पूरी तरह से ये फिट हो रहा है, तो अगर ये मेरे पास रेडियस है तो ये मेरे पास ये भी रेडियस के बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ जो क्यूब है, क्यूब की साइड 2r हो जाएगी, बिल्कुल, तभी एक स्फेयर अच्छे से फिट होगा और फेस इसको तभी टच करेगा। क्वेश्चन में कहता है ए क्या है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे पास, ये होता है ए क्यूब, मतलब 2r का क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है मेरे पास 4/3 पाई, और रेडियस का क्यूब तो पाई r क्यूब। अगर मैं इसे थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो आप कहोगे r क्यूब से तो सर r क्यूब कैंसिल ही हो जाएगा, आपके पास बचेगा 8/4, 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा मेरे पास, और ये पाई।
यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 2 और ये आ जाएगा 6/π। आगे क्वेश्चन में कहता है B इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। B क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेशियो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे पास? 4πr²। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है मेरे पास? 2r। तो सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 4πr² अपॉन में यहाँ पे 6 इंटू 4r²। तो 4r² से तो r² से r² कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। हमसे वैल्यू पूछिए ए बी की वैल्यू क्या होगी? तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6 अपॉन में पाई इंटू में पाई अपॉन में 6। दिस इज गिविंग मी 1। लेट्स रीचेक द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में यही था? क्वेश्चन में दे रखा है स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ क्यूब सो दैट इट टचेस ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है। ठीक है, पुट कर दिया हमने, तो ये 8r³ आया और ये 4/3πr³ 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6/π हमारे पास बचेगा। एंड V इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² है, ये अपॉन में 6 इंटू 2r का होल स्क्वायर है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे काट देंगे, हमारे पास ये बचेगा π/6। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1, राइट। तो आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस फिगर के अंदर एंगल ACB हमें 135 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, रेडियस इस सर्कल के हमें दे रखे है 2√2। हमें कोड की लेंथ बतानी है AB की कि ये वाली लेंथ क्या होगी। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, यहाँ से लेके रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा होगा, ये 2√2 है, ये भी 2√2 रही होगी। अगर मुझे कोड AB की लेंथ बतानी है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ बिल्कुल। ये वाला एंगल मेरे पास 135 डिग्री है। आप देखो यहाँ पे, क्या ये वाले एंगल को यूज करके मैं ये वाला एंगल बता सकता हूँ? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा मेरे पास। कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ? DBCA। D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। एंगल D कितना हो जाएगा? 180 में से 135 को घटाऊंगा तो 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक पर्टिकुलर कोड है, इस पे मैंने जो सेगमेंट पे एंगल बनाया, और अगर मैं इसी कोड को यूज करके सेंटर पे एंगल बनाता हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये 2θ होता है। तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ये 2√2, ये 2√2, ये 90 डिग्री। क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? तो ये 2√2, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 2√2 इंटू में √2, और ये आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन में क्या कहता है? ये फिगर है, इसका सेंटर हमें O दे रखा है। जो AB कोड है ना, ये डबल एंगल बनाती है सेंटर पे, किससे? जो CD कोड बनाती है। तो मैंने कहा CD कोड अगर सेंटर पे एंगल थीटा बनाएगी तो AB कोड क्या बनाएगी? एंगल 2θ बनाएगी। ये क्वेश्चन में कहा यहां तक। और साथ ही साथ दे रखा है एंगल AEB हमें 2 एंगल AOB दे रखा है। एंगल AEB ये बराबर है एंगल 2 AOB, तो मतलब ये 2θ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4θ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है COD की वैल्यू बता दो। उस एंगल COD क्या होगा? एंगल COD तो हमने थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा ध्यान दो, क्या ये E पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींच रहे हैं? यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रही है, और ये सर्कल का सेंटर है, तो मेरे पास ये रेडियस रहा होगा और ये भी रेडियस रहा होगा। तो क्या ये टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ? बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, जो मैंने रेड पेन से लिखा है, बस इसे देखना। क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें सभी एंगल्स का योग मेरे पास 180 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा?
अगर ये 90 ये 90 तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका और इस एंगल का योग मेरे पास कितना हो जाएगा 180। तो आप कहोगे 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना 180 के बराबर। 6 थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 160 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल गिव मी 30 डिग्री, राइट। थीटा विल बी 30 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है CHSL एग्जामिनेशन का। देखो सबसे पहले मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आपको करने का, उसके बाद फिर बेसिक से फिर फिगर को आगे पीछे घुमा फिरा के हम करेंगे तो आंसर निकालेंगे। 2-3 तरीके से देखेंगे, चिंता मत करो। इस फिगर में हमें क्या दे रखा है, एंगल DAB प्लस एंगल CBA 90 डिग्री। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का योग हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। BC इक्वल्स टू AD, ये वाली लेंथ हमें दे रखी है ये AD के बराबर। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 20 और CD की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 10। हमें वैल्यू बतानी है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा, इस वाले पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो इसका छोटा तरीका डायरेक्टली सुन लो मेरे से। ये होता है 1/4। अगर आपको बिल्कुल सेम फिगर दे रखे हो जिसमें इन दोनों एंगल का योग कितना 90 डिग्री हो, ये वाली साइड के इक्वल हो, ठीक है, तो ये होता है 1/4। जो दो साइड दे रखे हैं ना आपके, जो नॉन इक्वल साइड्स हैं, उनका क्या कर देना स्क्वायर करके एक दूसरे में से घटा देना। तो ये मेरे पास 20 है, तो मैंने कहा मोड उसका साइन लगाया मैंने इसलिए जिससे कि पॉजिटिव वैल्यू है हमेशा। 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/4। 20 स्क्वायर 400 माइनस 100, ये हो जाएगा मेरे पास 300। 300 भाग 4 75। ये इसका सबसे छोटा तरीका हो गया। ये अगर सेम टाइप की फिगर रिपीट होती है एग्जाम में, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आता है जिसमें क्या दे दे, आपको कुछ ऐसी फिगर दे दी, ऐसी फिगर बना दी, कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का योग मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी दो साइड इक्वल दे दी, ये वाली साइड और मतलब जो 90 के बराबर वाली हैं, ये वाली साइड इक्वल दे दे, ये वाली साइड आपको A दे दे, ये वाली साइड B दे दे, तो हम कहेंगे इसका एरिया हो जाएगा फिगर का 1/4 B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर कर घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटा रहा हूँ इसे, मैं बेसिक तरीके से कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, जो एक्चुअली में करना पड़ता है, जो कि हम एग्जाम में कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम कभी हमें मिलेगा नहीं। अच्छा, अगर हमें दो एंगल 90 डिग्री दिखें, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की जब भी हम बात करेंगे, इसे मैं फिलहाल ये वाली साइड को B मान लेता हूँ और इस वाली साइड को A मान लेता हूँ। वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे। B की वैल्यू वैसे मुझे 20 दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे 10 दे रखी है। जब भी कोई दो एंगल हमें 90 डिग्री देता है ट्रायंगल किसी भी फिगर के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम या कुछ ना कुछ लगाएं। 90 डिग्री दे रखा है तो, राइट, या सिमिलैरिटी या कुछ ना कुछ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक चीज और नोट करो साथ के साथ आप, जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाए जनरली हम यही करते हैं कि उसे दो ट्राइंगल में स्प्लिट कर देते हैं और दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब ये दोनों 90 थे तो मैंने ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करा, तो मैं कह सकता हूँ, अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ से M। क्या ये और ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक, अब मुझे अगर इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी फिगर का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC, राइट, यही होगा। आप बताओ इस वाली साइड को क्या मान लूँ मैं? इस वाली साइड को मैं मान सकता हूँ से X, इस वाली साइड को Y मान लेता हूँ, इस वाली साइड को Z मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली साइड मेरे पास AD बराबर दे रखा है किसके, BC के, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर ये तो X प्लस वाई हो जाएगी, ठीक। अब दो ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पे ये सबसे पहले या फिर एरिया निकालते हैं जो हमें दे रखा है। पहले हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM। ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हाफ इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC निकालूंगा तो ये हाफ वाई जेड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास हो जाएगा, हाफ कॉमन आ गया, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो x स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो आपके पास आएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं, पहले छोटे वाले में, आसान है लगाना, वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के। इसे एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, हाँ तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये किसके बराबर, बी स्क्वायर के, है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 2 को ब्रैकेट में रख दिया मैंने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, राइट। अच्छा आप देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स बराबर आ गया, ये 1/2 है एरिया के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एरिया अगर मुझे निकालना है तो इस पूरे में 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 20, तो 20 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू थी 10। अच्छा जब हमने यहाँ पे बेसिक से निकाल लिया तो मतलब कोई भी फिगर हो ये एप्लीकेबल है सब पे, 400 माइनस 300 भाग 4 75, एरिया हो जाएगा मेरा 75। चलें आगे। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी होता है कि हम फिगर को चेंज कर दें लेकिन हम उसकी कोई प्रॉपर्टी को चेंज ना करें। तो मैंने कहा ये ए है, ये मेरे पास बी है, और इस सी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा इधर ले जाऊँ, ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉपर्टी मैंने बदली क्या, नहीं बदली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल 45 मान लो अपनी मर्जी से, ये वाला एंगल भी 45 मान लूँ, ठीक। अगर मैं कहूँ ये वाली साइड मेरे पास 20 है और ये वाली साइड मेरे पास 10 है, अब भी एरिया निकाल सकते हैं क्या इस फिगर का। अब आप देखोगे ये अगर ये एंगल इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, तो ये फिगर मेरे पास बन जाएगी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक। अगर मैं बात करूंगा यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो इस पर, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो इस पर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरे पास बराबर होगी, सिमिलरली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरे पास बराबर होगी, राइट। अगर मैं बात करूँ ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर बनी गया तो ये वाली साइड पैरेलल, तो ये 10 है तो मेरे पास ये वाली लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ये एंगल 90, ये 90, ये 90, राइट। ये 10 और ये 20 टोटल, तो ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की। फिगर सिमेट्रिक बनेगी तो ये वाली लेंथ अगर x है तो ये भी x होगी, और मैं कह सकता हूँ 10 + 2x बराबर हो जाएगा किसके, 20 के। 2x की वैल्यू मेरे पास 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये वाली दूरी भी 5 हो जाएगी मेरे पास, ये वाली दूरी भी 5 हो जाएगी। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे पास हाफ इंटू, अगर ये 5 है तो ये वाली लेंथ भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 5 हो जाएगी, राइट। एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कितनी है 20 + 10 और हाइट कितनी आ गई मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 30 भाग 2 15 इंटू 5, और ये हो जाएगा मेरे पास 75 मेरा इस ट्रायंगल में इस फिगर का एरिया आ जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमने 45 माना था, एग्जामिनर क्या दे सकता है आपको, ये वाली वैल्यू 60 दे सकता है, ये वाली वैल्यू 30 दे सकता है, क्या तब भी मेरा एरिया 75 ही रहता है इस फिगर का। अगर ये वाली वैल्यू मुझे 53 दे देता और ये वाली वैल्यू मुझे दे देता 37, तब भी ये मेरे पास 75 होता, लेकिन अगर 53 और 37 एग्जामिनर दे देता तो फिगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, उसमें फिगर हमें यही लेनी पड़ती, लेकिन एरिया तब भी बराबर ही आता। क्लियर है ये वाली चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के सम की हमें जरूरत थी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ना कि इनकी वैल्यूज की। अगर वैल्यूज हम 45 रख रहे हैं अपने एंड पे तो कर पा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना के, लेकिन वैल्यूज अगर दे देता एग्जामिनर तो फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हम अपनी मर्जी से कैसे मान लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री नहीं मान सकते थे हम, तो फिर हमें बेसिक से ही करना पड़ता। फॉर्मूला जो मैंने बताया 1/4 b² - a² डेट विल बी एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल रहता। चलूँ आगे। अच्छा मैंने स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको बताया ही था, 1 दिसंबर को भी आपकी स्पेशल क्लास है, 2 को भी है, 3 को भी है और 4 को भी है 6 बजे, तो फॉलो कर लेना, अकेडमी पे देख लेना। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो बाद में भी आपके पास आ सकती है,
तो फिर भी स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो, फॉलो कर लेना अकेडमी पे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी ये वीडियोस। क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक क्यूब की सभी एजेस को मैं 10% से बढ़ा दूं तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज देखने को मिलेगा। अगर क्यूब की बात करूं उसका सरफेस एरिया क्या होता है 6a², टोटल सरफेस एरिया होता है, और हमेशा जब भी खाली सरफेस एरिया दे मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं सरफेस एरिया मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये साइड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया की बात करूं, साइड को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे सर नया सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ओल्ड की अगर मैं बात करूं, पहले साइड कितनी थी आपके पास 10 मान लेता हूं, तो 10% बढ़ गई तो 11 हो गई, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, चेंज यही आएगा रेशियो में, और आपके पास हो जाएगा 121 भाग 100। पहले 100 था अगर सरफेस एरिया, तो अब हो गया 121, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया किससे 100 से, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट 21% का इंक्रीमेंट। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है XYZ, मैंने बना लिया। L और M मिड पॉइंट दे रखे हैं XY और XZ के, तो यहां पे इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं LM को, तो इस पे एक पॉइंट दे रखा है R, सच डेट LR रेशियो RM 1:2 दे रखा, मतलब अगर ये 1 रेशियो है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 रेशियो है हमसे वैल्यू, और LR की लेंथ हमें दे रखी है 3, तो ये वाली लेंथ हमें 3 दे रखी है। हमसे वैल्यू पूछी है YZ की वैल्यू क्या होगी, ये बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो हमने कहा अगर 1:3 के बराबर है तो 2 रेशियो कितने के बराबर 6 के बराबर, और टोटल LM की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या ये मेरे पास 9 हो जाएगी, बिल्कुल। L मिड पॉइंट था XY का और ऐसे ही M मिड पॉइंट था XZ का। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जब हम थेल्स थ्योरम वगैरह या सिमिलैरिटी पढ़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन बनाई जाए तो LM क्या होगी, एक तो पैरेलल होगी YZ के, और LM होगी क्या हाफ YZ के। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी बचपन में छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे। तो मैंने कहा हाफ YZ, LM की लेंथ कितनी है 9, तो ये हाफ इंटू YZ होगी, YZ की लेंथ कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है M क्या है, सरकम सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC बनाया गया, उसका सरकम सेंटर हमें दे रखा है M। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे कि सारी की सारी एजेस क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं, है ना, क्योंकि इससे अगर सेंटर मान के मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है सरकम रेडियस हमें दे रखा है 15, तो मतलब ये जो रेडियस अगर यहाँ से ड्रॉ करता तो ये मुझे रेडियस की वैल्यू दे रखी थी R। BC की लेंथ हमें दे रखी है कितनी 24, तो ये वाली लेंथ हमें 24 दे रखी है। ML इज परपेंडिकुलर टू BC, M से मैंने क्या करा एक परपेंडिकुलर डाल दिया BC के ऊपर। हमें बताना है ML की लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि ये वाली लेंथ क्या होगी, सॉरी हाँ ठीक है ये वाली लेंथ ही बतानी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये सेंटर है, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके कि सरकम सेंटर का पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकें, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा M, ये रेडियस है मेरे पास, ये एक कोड का काम करेगा या नहीं करेगा BC, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो इस कोड को बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये 24 है तो मेरे पास ये 12 होगा। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, सरकम रेडियस दे रखा है मुझे 15, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, बस ML की वैल्यू बता दो। तो आप कहोगे सर ML की वैल्यू हो जाएगी √15² माइनस 12²। अब ये बेसिक से लिख दिया मैंने, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आपने जैसे देखा ये 12 है ये 15 है, तो आप कहोगे सर ये 4 × 3 है, 12 15, ठीक है ठीक है। चलो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, ये 3 × 4 है, ये मेरे पास 3 × 5 है। आप देखोगे 3 कॉमन है तो 4 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 के साथ, तो ये 3 × 3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो आप कहोगे ML की लेंथ हो जाएगी 9, डायरेक्ट करोगे तो बेसिक से करोगे तो ML यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ से तीनों दोनों जगह से 3 कॉमन ले लोगे, और अंडर मेरे पास क्या बचेगा 5² माइनस 4², ये हो जाएगा 5² माइनस 4², 25 माइनस 16 9, और बाहर निकल के आ जाएगा 3।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो एक बार, ट्राई करो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो इस फिगर में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है कि एक BC एक कोड है, CD एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या कर रही होगी, इसे टच करके जा रही होगी। एंगल AOC की लेंथ ये मुझे दे रखा है, एंगल AOC 118 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एंगल ACD की। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि O इज द सेंटर ऑफ द फिगर, राइट। तो O सेंटर ऑफ फिगर है, ये आपको मानना ही चलना है कि सेंटर है। अच्छा, ये वाला एंगल बताना है। अगर ये 118 डिग्री है, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसका आधा हो जाएगा। क्या ये 59 डिग्री हो जाएगा? अगर ये 59 डिग्री है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम पढ़ते हैं। अगर ये 59 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 59 डिग्री। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे बना दो कुछ भी, और अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ ना ऐसी, तो ये जो ये वाला एंगल होता है ना, जो टेंजेंट इस ट्राइंगल से एंगल बना रहा है, इस वाली कोड से जो एंगल बना रहा है ये टेंजेंट, तो ये क्या होगा, इस कोड के सामने वाला जो एंगल होगा ट्राइंगल में, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली हमने, ये ट्राइंगल था मेरे पास, ये कोड थी, ये मेरे पास टेंजेंट थी, तो ये टेंजेंट जो कोड से एंगल बना रही है किसके बराबर, इस कोड के सामने वाले एंगल के बराबर। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसे बोलते हैं। इस फिगर में क्या दे रखा है, जो PQ है और हमारे पास RS है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, L पॉइंट पे काटते हैं। हमें RL की लेंथ बतानी है कि RL की लेंथ क्या होगी। अगर हमारे पास ये PL की लेंथ हमें ये 9 दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 6 दे रखा है, तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। पहले प्रॉपर्टी का होगी, प्रॉपर्टी प्रूफ का होगी, तो इसका सिंपल सा प्रूफ है, मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ, नोट अ प्रॉब्लम। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, RL, जो यहाँ से ये वाली दूरी दिख रही है ये, इनटू ये वाली दूरी LS, ये बराबर होता है हमारे पास ये वाली दूरी से ये वाली दूरी का मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर होगा PL इंटू में QL, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, RL की लेंथ निकालनी है, इंटू LS की लेंथ कितनी है मेरे पास 6, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4। 6 से काटूंगा, 2 से काटा तो पहले 2 और ये 3 बचेगा, 3 से काटूंगा तो 3, और RL की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी एग्जाम में तो हम इतना मेहनत नहीं करते, एग्जाम में डायरेक्टली करते हैं कि 9 चौक 36 हो गए, 36 को 6 से भाग दिया तो ये आ गया 6। ठीक है, बस इतना ही सोचते हैं एग्जाम में। प्रूफ देखना है, प्रूफ बता देता हूँ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। चलो, अगर मैं क्या करूँ, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूँ, ये ज्वाइन कर लूँ यहाँ से और ये ज्वाइन कर लूँ यहाँ से। अगर ये मेरे पास PS क्या है, एक आर्क है, इससे दूसरी आर्क जो मेजर साइड ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ये पॉइंट ले लिया एक पॉइंट ये, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट को ले लूँ, RQ पॉइंट को, तो ये वाला एंगल मेरे पास अल्फ़ा होगा, तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ A, दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप कह सकते हो यहाँ पे RLP सिमिलर हो जाएंगे आपके पास QLS। दिस विल गिव मी द प्रॉपर्टी कि RL भाग QL ये बराबर हो जाएगा मेरे पास PL भाग SL के,
और मल्टीप्लाई करूँगा आर एल इंटू एस एल बराबर हो जाएगा पी एल इंटू क्यू एल के, जो मैंने यहाँ पे यूज करी। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे इस प्रॉपर्टी पे, याद रखना है। क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल हमें 15 दे रखा है और उसकी लेंथ हमें दे रखी है 12। हमें एरिया बताना है, एरिया क्या होगा। अगर ये 15 ये 12 तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो क्या ये वाली साइड बता सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अभी लगाई थी 15 12 वाले केस में, ये क्या आया था 9। एरिया कितना हो जाएगा, ये होता है बेस ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 और ये हो जाएगा 108। खत्म। अब जो जैसा मैंने क्वेश्चन अभी करा था ना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कल है, चलो देखते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है, कोड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो मैंने ए बी बना दिया और मैंने सी डी बना दिया। ये दोनों के दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी की लेंथ मुझे दे रखी है 15, पी बी की लेंथ मुझे दे रखी है 9। अगर मैं बात करूँ सी पी की लेंथ मुझे दे रखी है यहाँ से 3, हमसे पी डी की लेंथ पूछी है, राइट। तो इसमें ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये बेकार का काम था। तो आप डायरेक्टली कहोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसके बराबर हो जाएगी ये वाली लेंथ। आप कहोगे 9 इंटू 15 भाग में ये वाली साइड दे दोगे 3, 3 से काटूंगा तो 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 45। क्वेश्चन में या तो टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या दोबारा देखते हैं इसमें। क्या दे रखा था, ए बी की लेंथ, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ये ए पी की लेंथ 15 नहीं थी, यहाँ पे ए बी की लेंथ 15 थी, है ना। ये ए बी की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 दे रखी है और पी बी की लेंथ 9 है। तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 में से 9 घटाऊंगा तो 6 आएगा। और मुझे ये वाली लेंथ बतानी थी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 6 इंटू 9 भाग 3 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। चलो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, ये मुझे 5 दे रखा है, 5:5x मान लिया। ये वाली लेंथ मान लेता हूँ 2x है, 2 पेरीमीटर दे रखा है 238। हमें क्या बताना है, हमें लेंथ बतानी है, 5x की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो एक तो यही है कि 5x की वैल्यू बतानी है, तो आंसर चांसेस है 5 का मल्टीपल होगा, देखेंगे तो यही आ रहा है। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ और ना हो। तो मैंने कहा यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ ट्वाइस बराबर होता है पेरीमीटर के, तो 2 इंटू 5x प्लस 2x 7x, ये किसके बराबर 238 के। 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 119 आएगा, 7 से काटूंगा तो 17 आ जाएगा। x की वैल्यू 17, तो 5x की वैल्यू 5 इंटू 17, दिस विल गिव मी 85 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने कहा ये P है, ये Q है, ये R है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर दे रखी है और इन दोनों की लंबाई भी हमें 10-10 दे रखी है। एंगल आएगा, ये एंगल पी क्यू आर हमें 90 दे रखा है। तो चलो हमने बनाया गलत है फिगर को, इसे मैंने मान लिया 90 डिग्री, ऐसे ही चल लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्यों से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं किस पे, पी आर पे, तो हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप कहोगे सर एरिया को इक्वल कर लो, इसे मैं फिलहाल बी मान लेता हूं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 10 है, सॉरी ये 10 और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस की वैल्यू 10√2 हो जाएगी ये वाली साइड, है ना। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, √2 टाइम से ली जाएगी हाइपोटेन्यूज। अगर ये 10√2 है तो आप कहोगे सर बी, इसे मैं एक्स मान लूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास ट्राइंगल का, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में ये वाली साइड, इसे अगर मैं बेस मानता हूँ तो 10√2 और इंटू में अब मैं किसमें गुना करूँगा, इसमें एक्स से, ये हो जाएगा मेरे पास। अब सोल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, अब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में √2, दिस विल गिव मी 5√2।
ठीक है, मैंने बेसिक से बताया, वरना हमें पता होता है जनरली एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमें दे, ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये वाली साइड सी है, तो हम कहते हैं ये वाली साइड अगर एक्स है तो सी एक्स बराबर होता है ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5√2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस फिगर के अंदर है ना एल सेंटर है इस सर्कल का, और एम एल क्या है, एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एम एल इज द परपेंडिकुलर टू एल एन। एक एल एन जोड़ रखा है मैंने यहाँ से, और एम एल इससे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हमें दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एल एन, इसका एरिया 36 दे रखा है, हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। अच्छा, अगर ये सेंटर है तो मेरे पास ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है इस ट्राइंगल का एरिया, 36 के बराबर। क्या मैं आर स्क्वायर की वैल्यू बता सकता हूँ, ये हो जाएगा 36 इंटू 2, और ये मेरे पास हो जाएगा 72। रेडियस का स्क्वायर अगर मेरे पास 72 हो गया तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये 72 है तो 72 पाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड, जेड एल एंड वाई एम दो मीडियंस बनानी है, तो जेड एल एक मीडियन बनाई। मीडियन का काम क्या होता है, साइड को दो इक्वल भागों में बांटना। ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जी। हमसे कह रहा है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम, इस ट्राइंगल का एरिया रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये पूछा जाए हमसे तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ इसका एरिया होगा 1:12। ये हमने पढ़ रखा होता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर पता होता है। बाकी बेसिक से हो गए, थोड़ा और चीज़ें मैं इसमें फिगर को क्लियर करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलो रेड ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 2 मीडियन ड्रॉ करी थी, मैं एक तीसरी मीडियन यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ ऐसी बना सकता हूँ। इसे नाम दे दो से एन, ये इसे इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगा। इस फिगर को मैं यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ और इस फिगर को यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ। कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल। हम क्या करते थे, इसे एरिया 1 मानते थे। हमें पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके अगर मैं तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर देता हूँ तो 6 इक्वल पार्ट में स्प्लिट होता है, तो ये एरिया 1, ये 1, ये 1, ये 1 सारे एरिया बराबर होते हैं। तो मैंने कहा ये एरिया 1 होगा। अगर ये वाले ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूँ तो ये इसका भी मीडियन का पॉइंट होगा, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये एल एम का भी मिड पॉइंट है, राइट। तो बेसिक से पूरा तो नहीं समझा सकता मैं आपको, लेकिन मैंने कहा ये सारा जी पॉइंट इस वाले ट्राइंगल का भी मीडियन होगा। तो ये वाला एरिया 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। जो ये वाला ट्राइंगल होता है मेरे पास, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। ये 4 ट्राइंगल जो होते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं मैं, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम, एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ये सारे के सारे ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर इसका एरिया 6 है तो पूरे फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मुझे कितनी दे रखी है, ये 2 है एरिया, इसका एरिया बताना था। तो मेरे पास जी एल एम का एरिया कितना, 2, और पूरी फिगर की एरिया 24, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, वरना इस क्वेश्चन पे बहुत अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे पास 1/12 होगा कोई भी ट्राइंगल। ठीक है, अगर यही पूरी एक्सप्लेन करूँ मैं फिगर, ठीक है, इसमें सीवियन वगैरह सारा रो बताऊँ, तो यही कंसेप्ट समझाने में 30 मिनट लग जाती है एक एक चीज़ क्लियर करने में। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसमें फिगर में पूछ लेगा आपको, सीजीएल 2017 में इसमें क्वेश्चन आया था, ऐसे 2 मीडियन ड्रॉ कर ली, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा था ABC का, अगर ये ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया दे रखा था से 36। आपसे पूछा था इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये मीडियन बनाई थी मैंने CD और BF। तो आप कहते हो सर ये वाला एरिया क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो इसका एरिया शेडेड रीजन का 36/3, ये 12 हो जाता है ना। ये वाला पूछ लेता, ये जो आधा हो जाता, मतलब 12 का भी आधा, ये 6 हो जाता, ये भी 6 हो जाता, और ये 6, 12, 6, तो ये वाला एरिया भी मैं निकाल सकता था।
चलूँ आगे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया बराबर हो दो सर्कल के एरियाज के, एक सर्कल जिसका रेडियस 15 है और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 8 है। ठीक है, तो मैंने कहा जो जिस सर्कल का एरिया बताना है वो पाई आर स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर, ये पाई जिसका रेडियस 15 मतलब पाई 15 का स्क्वायर, और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 8 तो पाई 8 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सब जगह, तो मैंने कहा रेडियस स्क्वायर किसके बराबर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्या यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली फॉर्म यूज कर सकते हो आप फिर से, तो आप कहोगे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 15 8 15 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या आता है, एक सर्कल है, मैंने दो पैरेलल लाइन खींच दी, एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचूंगा, एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचूंगा। ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइंस क्या हैं, टेंजेंट्स भी हैं सर्कल की। हमें बताना है रेडियस अगर एक सर्कल का 8 है तो इनके बीच की दूरी क्या रही होगी। तो आप कहोगे सर अगर रेडियस 8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरे पास 8 होगी। अगर पैरेलल है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये वाली दूरी भी मेरे पास 8 होगी, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर ये पैरेलल है दोनों की, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो मेरे पास ये वाली लेंथ हो जाएगी 16। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में समझने में। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ठीक है, उसकी दो साइड्स की लेंथ दे रखी है मुझे, एक साइड की लेंथ 21 दे रखी है, एक साइड की लेंथ 20 दे रखी है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे दे रखा है द लेंथ ऑफ द टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल आर। ठीक है, अगर ये दोनों साइड मिलके राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री की तरफ आकर्षित करता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। हमें बताना है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। ये 21 है, ये 20 है, ट्रिपलेट किसके साथ बनाते हैं, 29 के साथ, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 29 हो गई। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है जो सर्कम रेडियस होता है ना वो हाइपोटेन्यूज बाय 2 होता है, राइट। तो ये 29/2 ये मुझे 14.5 दे देगा वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, क्योंकि यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वहाँ से तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंट होती हैं, ये आर होगा तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। इसी लेंथ को हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ये पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट होता है, और सेंट्रोइड का पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये 2:1 में स्प्लिट करता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अगर हमसे इन रेडियस पूछ लेता तो इन रेडियस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में P + B - H/2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, हमें दे रखा है एक सर्कल है, दो कोड्स हैं, दोनों की कोड इक्वल हैं और उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और दोनों क्या सेंटर के अपोजिट साइड है, मतलब एक सर्कल का सेंटर रहा होगा, एक कोड मेरे पास यहाँ पे रही होगी 6 सेंटीमीटर की और एक कोड इसके पैर अपोजिट में 6 सेंटीमीटर की रही होगी। क्वेश्चन में कहता है कि अच्छा 6 सेंटीमीटर की कोड नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा सेंटर यहाँ होगा, दोनों के दोनों कोड से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, दोनों पैरेलल भी हैं, तो अगर ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर तो मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस सेंटर से, और ये 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि सिमेट्री से दोनों इक्वल दूरी पे रही होंगी तभी 6 सेंटीमीटर ये मेरे पास लेंथ आएगी, मतलब इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। दोनों क्वेश्चन में क्या था, दोनों कोड हैं, उनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है मेरे पास, ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमें बताना है सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। अगर ये कोड इक्वल दूरी पे हैं, सेंटर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का एक कोड का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा निकालते हैं, तो ये 90 डिग्री रहा होगा। और कोड क्या होगी, दो इक्वल भागों में स्प्लिट भी होगी, 8 सेंटीमीटर तो मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर रहा होगा। रेडियस के लिए यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन।
चले आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, और एस और टी क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। तो ये एस मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड टी मिड पॉइंट ऑफ पी आर रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें एंगल क्यू पी आर हमें 75 डिग्री दे रखा है, क्यू पी आर ये वाला एंगल हमें 75 डिग्री दे रखा है। आगे कहता है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है मैंने, तो हम कह सकते हैं क्या, एच टी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना, एच टी क्या होगा, इक्वल होगा हाफ क्यू आर के, और एच टी क्या होगा, पैरेलल होगा क्यू आर के। अगर एच टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया ये वाला एंगल 40, तो क्या ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा, ये पैरेलल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों। अगर ये 40 ये 40, तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, क्या ये मेरे पास 140 डिग्री हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये 40 होगा 140, सभी तो 180 बनाएंगे पूरा का पूरा। क्लियर है, तो 140 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन सही है। वरना ऐसा कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हों एक्चुअली में जो पूछा गया हो, राइट। वरना आप दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये वाला और ये वाले एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने देखा ये 40 है, तो ये 140 होगा, मुझे इस पर जाने की जरूरत नहीं थी, बस ये निकालना था ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक क्यूबॉइड है मेरे पास, उसकी साइड दे रखी है मुझे 8, 6 और 10। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मैं 8, 6, 10 मान सकता हूँ। हमें वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्वेश्चन में है क्या इसमें, तो 8 इंटू 6 इंटू 10, जो छोटी क्लासेस में भी नहीं आए, ये 48 और 480। क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ए पी और एक ए क्यू, जो सर्कल को ए पी और क्यू पॉइंट पे टच कर रही है। एंगल पी ए क्यू हमें दे रखा है 80 डिग्री, हमें वैल्यू बतानी है एंगल पी ओ क्यू की, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वाला और ये वाले एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से आपको इसका पूरा का पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत ना है। मैंने यहाँ से एक टेंजेंट खींची और एक टेंजेंट यहाँ से खींची, ये सेंटर होगा मेरे पास। ठीक है, मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रेडियस होगी, और टेंजेंट 90 डिग्री पे काटता है, तो ये भी रेडियस, ये भी 90 डिग्री होगी। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, सबसे पहले तो चलो इस क्वेश्चन में जो है वो तो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, कि मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल बन गया, चारों एंगल्स का योग 360 होगा, तो इसका और इसका योग ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का योग 180 हो गया, तो इसका और इसका योग भी क्या हो जाएगा, 180। तो अगर ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 80, और ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक, बाकी क्या बनाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनाता है, ये चीज़ क्लियर है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को और देखो ध्यान से, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल निकल के आएंगे। एक ट्राइंगल होगा ए पी ओ, और दूसरा ट्राइंगल होगा मेरे पास ए क्यू ओ। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस प्रॉपर्टी से, आप देखोगे ये वाली साइड कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल के अंदर, ए ओ, ये मेरे पास रेडियस है, दो साइड इक्वल हो गई। और अगर हम बात करें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मेरे पास RHS प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मैं कह सकता हूँ AP की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगा मेरे पास AQ के। साथ ही साथ ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, और DE पैरेलल दे रखा है BC के, तो ये D है, ये E है। DE पैरेलल मुझे BC के क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और D और E क्या है, पॉइंट्स हैं AB पे और AC पे। AD मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, DB मुझे कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। हमें AE की पूरी दी हुई दे रखी है, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछा है EC की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, DE पैरेलल दे रखा था BC के, अगर ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे। हम कहेंगे अगर ये वाली EC की दूरी बतानी है, तो ये हो जाएगा 4/8 इक्वल्स टू 3 बाय क्या कहते हैं EC। तो यहाँ से काटूंगा 2, और EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 × 2 6। अब इसे ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। मैंने देखा ये 4 है, और ये वाली दूरी क्या है, इसकी 2 गुनी। कितने टाइम्स है, 2 गुनी है, तो यहाँ पे ये 3 है, तो ये वाली दूरी इसकी 2 गुनी, और ये हो जाएगी 6।
ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। एक सर्कल है मेरे पास जिसका सेंटर ओ दे रखा है। मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ए रहा होगा, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ए पी और एक ए क्यू। ठीक है, आगे कहता है ए पी की दूरी मुझे 12 दे रखी है और एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है। हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ कितनी होगी। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या पता कराया था, अगर ये सेंटर ओ है, मैंने ट्रायंगल प्रूव कराया था, अगर यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, तो ये वाला दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे। और मैंने कहा था ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी के बराबर होगी, या फिर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उनकी लेंथ बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये 12 होगा मेरे पास, तो क्या ये वाली लेंथ भी 12 होगी। ठीक, अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये वाली लेंथ 12, ये वाली लेंथ 12, जल्दी से मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो लेंथ इक्वल, दो एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल, तो दो एंगल इक्वल। क्या इन तीनों एंगल का योग मेरे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 2 थीटा है, 180 में 60 घटाया तो 120, 2 थीटा प्लस 60 कितना, 180 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 120, और थीटा की वैल्यू कितनी, 60। ये भी 60 आ गई मेरे पास, ये भी 60 आ गई। अगर ये दोनों 60 आ गई तो ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो पी क्यू की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 12 के बराबर। खत्म, वरना कोसाइन रूल लगा देते, खत्म हो जाता। तब भी अगर ये 12 12 ना हो तो कुछ और होता। तो क्वेश्चन में क्या आता है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 20%। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज वॉल्यूम में क्या होगा। तो अगर वॉल्यूम की बात करें क्यूबॉइड की, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। अगर मैं बात करूं ओल्ड वॉल्यूम और ऊपर ले लेता हूं न्यू वॉल्यूम, तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की, लेंथ क्या करा हमने, 10% से इंक्रीज कर दी। तो अगर पहले लेंथ 10 थी तो अब 11 हुई होगी। अगर ब्रेथ की बात करें, वो हमने क्या करा, 20% से इंक्रीज कर दी। तो पहले 5 थी तो वो हो गई होगी 6, या फिर मैं इसे पहले भी 10 ही मान लेता हूँ। देखना क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा ये 10 थी तो अब कितनी हो गई, 12 हो गई। और अगर मैं बात करूँ हाइट की, हाइट हमने क्या कर दिया, 20% से रिड्यूस कर दी। मतलब हाइट अगर मेरे पास पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई होगी, 8। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कितना हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों को। मैं कुछ काट नहीं रहा, मैंने ये एज इट इज 1000 रखा। आप कहोगे सर ये 11 है और ये 12 है और ये 8 है, इन्हें मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 12 इंटू 8 कितना होता है मेरे पास, क्या ये मेरे पास 96 होता है। और इसमें 11 से गुना करूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और 9 15, एक कैरी फॉरवर्ड और 1056 बाई 1000 हो जाएगा। अगर हम बात करें इंक्रीज कितनी हो गई वॉल्यूम, 56 से इंक्रीज हो गई कितने पे, 1000 पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 56 भाग 1000, परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5.6%। 5.6% किस में आ रहा है मेरे पास, ये वाला 5.6 के बराबर है 5/3/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ए पी और ए क्यू। ठीक है, एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल मुझे 70 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल ए ओ पी बताना है। ए ये वाला ओ है, यहाँ से ये ए ओ पी, ये वाला एंगल बताना है। अच्छा, अभी तो हमने प्रूव करा था, यहाँ पे ज्वाइन कर दो। अगर ये 70 है तो ये इक्वली स्प्लिट होता है, तो ये 35 डिग्री रहा होगा मेरे पास। ये 90 डिग्री है ही, टेंजेंट है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 35 घटा दूँ इसमें से, 90 में से 35 को घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 55। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बता दो। तो इक्विलेटरल एंगल के सारे एंगल्स मेरे पास 60 होते हैं, तो ये 60, ये 60, ये 60, और ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 120 होगी। तो सभी की 120 चली जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 6 और उसकी हाइट हमें दे रखी है 5। ठीक है, ये बनाना है हमें बाय मेल्टिंग स्पेरिकल बॉल्स को मेल्ट करके, जिनका डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, स्पेरिकल बॉल का रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास,
1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके सिलेंडर के रेडियस को आर मान लो, कैपिटल आर, इसे स्मॉल आर। हमें बताना है कितनी स्फेरिकल बॉल्स लगेंगी इसे बनाने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ एन स्फेरिकल बॉल्स लगेंगी, और एक स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम क्या होगी, ये होगी 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब, रेडियस की वैल्यू 1 है, और ये किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा ये हो जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से तो पाई कैंसिल पहले तो, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं रहा कैंसिल। रेडियस स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, और हाइट की वैल्यू 5 है, ये बराबर हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू में रेडियस तो 1 है, तो 1 का क्यूब, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ से 4 से काटूंगा तो 3 इंटू 3, और ये 3 3 3 27 पंजे 135 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, सो डेट्स इट। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आई होप सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी पूरी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो। रेफरल कोड याद रखना है RB10, जिससे कि सभी प्लान्स पे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, राइट। तो इसी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सभी SSC बैचेस, CGL का बैच हो, CHSL, CPO, MTS, सारे के सारे बैचेस एक ही प्लान में इंक्लूडेड होते हैं। क्लास PDF, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशंस, इंटरेक्टिव क्लासेस, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाती हैं। ठीक, सो रेफरल कोड याद रखना RB10, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, 24 महीने वाला, अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है आपको। जो एजुकेटर से पढ़ना उससे पढ़ो, एक एजुकेटर से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ाया हुआ समझ आ रहा उसका, तो दूसरे एजुकेटर पे शिफ्ट कर दो। तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है या एजुकेटर अपना 100% नहीं दे रहा। यू कैन ऑलवेज शिफ्ट योर एजुकेटर्स, राइट। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए आप एक एक एजुकेटर पकड़ के चलो, उनमें कुछ समझ नहीं आता तो दूसरा एजुकेटर ले लो। ठीक है, मैथ्स के लिए मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, वो कोर्स भी आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के बाद। आप प्लान चूज कर सकते हो, 6 महीने वाला, 12 महीने वाला या 24 महीने वाला, अपने हिसाब से किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर आप CGL 2020 टारगेट लेके चल रहे हो तो आप 1 साल वाला प्लान फॉलो कर सकते हो, क्योंकि CGL प्री और मेंस दोनों इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। CHSL की तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने वाला प्लान भी काफ़ी है। अगर आप CGL 2020 को टारगेट लेके चल रहे हो तो 2 साल वाला प्लान बेस्ट रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से प्लान चूज करो और अपनी तैयारी पूरी अनअकैडमी से आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।